इतिहास में कुछ तारीखें, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं रह जाती, वो एक कहानी बन जाती हैं, एक किंवदंती। और हल्दी घाटी की लड़ाई वो एक ऐसी ही कहानी है जो आज भी सदियों बाद भी हमारे जहन में जिंदा है। तो इस कहानी का नायक कौन है? वो है महाराणा प्रताप। स्रोत में उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा है कि वो स्वतंत्रता के एक महान योद्धा थे, एक नेक काम के लिए समर्पित प्रेमी और नैतिक चरित्र के नायक। और यही बात, यही छवि उस वीर गाथा की नींव रखती है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सबने हल्दी घाटी की एक कहानी सुनी है ना? एक विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ अटूट साहस की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। लेकिन क्या ये कहानी पूरी है या इसमें कुछ और भी परतें हैं? चलिए आज थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस महान गाथा के पीछे की असली राजनीति क्या थी, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, 1570 के दशक में। देखिए, उस वक्त तक मुगल सम्राट अकबर ने लगभग पूरे राजपूताना पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। सिर्फ एक बड़ा राज्य था जो झुका नहीं था, और वो था प्रताप का मेवाड़। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अकबर ने सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने पहले बातचीत की, हर मुमकिन कोशिश की। 1572 से 73 के बीच उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार अपने दूत भेजे प्रताप को मनाने के लिए। जलाल खां कोरची से लेकर राजा टोडरमल तक बड़े बड़े नाम गए, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो आखिर ये टकराव था किस लिए? स्रोत इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये सीधी सीधी सत्ता और संप्रभुता की लड़ाई थी। अकबर चाहते थे कि मेवाड़ पूरी तरह से उनके अधीन आ जाए, और महाराणा प्रताप, वो किसी के जागीरदार बनने को तैयार नहीं थे। वो अपने वंश की आज़ादी, अपनी संप्रभुता को बचाए रखना चाहते थे। बस यही थी जड़। और बस जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो 21 जून 1576 को हल्दी घाटी के उस संकरे दर्रे में इतिहास की सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक का मंच तैयार हो गया। तो मैदान जंग में कौन कौन थे? एक तरफ थे महाराणा प्रताप अपने करीब 5000 की सेना के साथ, जिसमें हकीम खां सूर जैसे सहयोगी भी थे। और दूसरी तरफ आमेर के मान सिंह, जो एक विशाल मुगल सेना की कमान संभाल रहे थे, जिनकी तादाद 8000 तक बताई जाती है। मतलब मुकाबला बराबरी का तो बिल्कुल नहीं था। तो ये युद्ध हुआ कैसे? इसे हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, राजपूतों का वो जबरदस्त शुरुआती हमला जिसने मुगल सेना के होश उड़ा दिए। फिर मैदान के बीचों बीच हाथियों का घमासान हुआ। इसके बाद आया वो मशहूर पल जब प्रताप अपने चेतक पर सवार होकर मानसिंह के हाथी के सामने आ गए। और आखिर में एक छोटी सी अफवाह जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। और जब प्रताप की सेना पीछे हट रही थी तो उसी द्वंद्व में घायल हुआ उनका वफादार घोड़ा चेतक गिर पड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक का ये बलिदान इस कहानी का एक बहुत ही भावुक और अहम हिस्सा बन गया। तो लड़ाई खत्म हुई, पर सवाल ये था कि जीता कौन? यहीं से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो नतीजा था वो बिल्कुल भी साफ नहीं था। स्रोत में एक लाइन है जो इस उलझन को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। वो कहती है, शाही सेना के लिए कोई भी जीत इतनी हार जैसी नहीं थी और मेवाड़ के लिए कोई भी वापसी इतनी गौरवशाली नहीं थी। मतलब मुगलों के लिए ये एक खोखली जीत थी। अब आप सोचेंगे कि ये एक तरह से मुगलों की नाकामी कैसे थी? देखिए, उनका सबसे बड़ा मकसद क्या था? प्रताप को पकड़ना या मारना। वो तो हुआ नहीं। उनकी सेना इतनी थक चुकी थी कि पीछा तक नहीं कर पाई। और तो और खुद बादशाह अकबर मानसिंह की तथाकथित जीत से जरा भी खुश नहीं थे। लेकिन अगर जीत हार का फैसला ही नहीं हुआ तो फिर हल्दी घाटी इतनी बड़ी कहानी कैसे बन गई? तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां हमें ये समझना है कि इतिहास को कौन और कैसे लिखता है। एक बहुत ही मशहूर और भावुक कहानी है कि कैसे प्रताप जब पहाड़ियों में थे तो एक जंगली बिल्ली उनके बच्चे के हाथ से घास की रोटी छीन ले गई, और इस घटना से दुखी होकर प्रताप ने हार मानने का सोच लिया था। लेकिन जब हम स्रोत को देखते हैं तो वो इन कहानियों के बारे में क्या कहता है? स्रोत इन्हें भाटों की कहानियां कहता है, जिनमें सच्चाई का कोई अंश नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम सुनते आए हैं वो कितना सच है। तो सवाल उठता है कि अगर ये कहानियां सच नहीं थीं तो इतनी मशहूर कैसे हुईं?
स्रोत इसका श्रेय देता है कर्नल जेम्स टॉड जैसे 19वीं सदी के ब्रिटिश इतिहासकारों को। ये वो लोग थे जो उस समय भारत का इतिहास अपने नजरिए से लिख रहे थे और उसे लोगों तक पहुंचा रहे थे। पर एक ब्रिटिश इतिहासकार ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे की राजनीति क्या थी? इसका जवाब शायद हमें गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के इस बयान में मिलता है। ये बयान अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। स्रोत का निष्कर्ष बिल्कुल सीधा है। वो कहता है कि इन कहानियों को इस तरह से गढ़ना और फैलाना एक जानबूझकर किया गया राजनीतिक काम था। ये एक सोची समझी आधिकारिक नीति का हिस्सा था, जिसका मकसद यहाँ एक सांस्कृतिक संघर्ष के बीज बोना था। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये है कि हल्दी घाटी आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? एक लड़ाई जो सैन्य नजरिए से शायद बेनतीजा रही, उसकी विरासत इतनी शक्तिशाली क्यों है? देखिए, हल्दी घाटी से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि इसका महत्व किसी हार जीत में नहीं, बल्कि इसके प्रतीक में है। ये बड़ी से बड़ी ताकत के सामने न झुकने का प्रतीक है। ये हमें ये भी सिखाता है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का लेखा-जोखा नहीं है। उससे लिखा जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है और कभी-कभी उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और शायद इसीलिए हल्दी घाटी का सच आज भी इतनी बहसों को जन्म देता है। और आखिर में हम आपको स्रोत के इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, राणा के महान बलिदान से मेवाड़ की भूमि और लोगों को कितना लाभ हुआ, इसकी गहन पड़ताल की आवश्यकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बलिदान, संघर्ष और जीत के असल मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है।